स्वाध्याय की श्रृंखला में प्रस्तुत है पुस्तक जीवन जीने की कला। पिछले ऑडियो में हमने जाना था महानता के उन्नति के 5 सोपान कौन कौन से हैं और उनको कैसे प्राप्त किया जाए, और वे ऐसी महानता हैं जिनका कभी पतन नहीं होता। ऐसी ही महानता के पद पर प्रतिष्ठित महापुरुषों को इतिहास लिखता है और संसार याद करता है। आइए यूनिट 8 एवं अंतिम, जिसका शीर्षक है आत्मनिरीक्षण, उसका स्वाध्याय करते हैं। बहिर्मुखी स्थूल संरचना। आत्मविकास एवं आत्म परिष्कार में आत्मनिरीक्षण बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। मनुष्य की स्थूल संरचना बहिर्मुखी है, उसके अंग अवयव बाहर की ओर निकले हुए हैं। बनावट भी ऐसी ही है, समूचे शरीर का बाहरी भाग ही दिखाई पड़ता है। आंखें बाहर के दृश्य देखती हैं, कान बाहर के शब्द सुनते हैं, नाक बाहर से आने वाली सुगंध को ही सूंघती है, मस्तिष्क बाहरी जगत की हलचलें, सुविधाएं और कल्पनाओं की उड़ानें भरता रहता है। हम बाहर के लोगों से निपटने और उनके साथ संबंध बनाने, बिगाड़ने की, उससे इच्छित लाभ उठाने की बात सोचते हैं। मन और इंद्रियां भी बहिर्मुखी हैं। हम बाहरी जगत को देखते हैं किंतु अंतरात्मा को अनदेखा कर देते हैं। बहिर्मुखी होना मन की अत्यधिक हानिकारक आदत है। यह बहिर्मुखी प्रवृत्ति इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि उसके अतिरिक्त और कुछ करना तो दूर, सोचना तक संभव नहीं हो पाता है। वास्तविक मानवीय सत्ता भीतर है। मनुष्य की वास्तविक सत्ता बाहर नहीं, भीतर है। पेड़ की जड़ें जमीन में भीतर धसी होती हैं, वे दिखती नहीं तो भी पेड़ का समग्र पोषण उन्हीं पर निर्भर रहता है। वे गहराई तक घुसी होती हैं, पर्याप्त खाद पानी जमीन से खींच सकने में समर्थ होती हैं और उसी से पेड़ का बाहरी कलेवर सुविकसित होता है, फलता फूलता है, दीर्घजीवी बनता है, आंधी तूफानों का सामना करते हुए अपनी सत्ता बनाए रखता है। किंतु यदि जड़ों की स्थिति दुर्बल हो, वे गहराई तक प्रवेश ना करें और समुचित खुराक खींचने में असमर्थ रहें, तो यह भी निश्चित है कि वृक्ष का विकास संभव ना हो सकेगा। वह गए गुजरी स्थिति में रहकर अपना असमय ही दम तोड़ देगा। मनुष्य के संबंध में भी यही बात 100% लागू होती है। हृदय, मस्तिष्क, यकृत, गुर्दे आदि धड़ के भीतर खोखले में हैं, उसी में भ्रूण बनते और परिपक्व होते हैं। यह भीतर की स्थिति जब तक बनी रहती है तब तक कायिक स्वास्थ्य और सौंदर्य भी ठीक बना रहता है, किंतु यदि भीतर गड़बड़ी रहे तो हाथ पैर जैसे बाहरी अवयवों के सहारे जीवन रथ की गाड़ी ढकेलना कठिन पड़ेगा। चेहरे का सौंदर्य फीका पड़ जाएगा। व्यक्तित्व की विशिष्टता का, वरिष्ठता का, उत्कृष्टता का, सुसंस्कारिता का जहाँ तक संबंध है, वे अंगों अवयवों की सुदृढ़ता पर निर्भर नहीं है। प्रतिभावानों का शरीर मोटा तगड़ा हो यह आवश्यक नहीं। स्कूल शिक्षा के सहारे क्लर्की मिल सकती है, किंतु महामानव स्तर की गरिमा का व्यक्तित्व के साथ जुड़ा होना ही अनेकानेक सफलताओं का आधारभूत कारण होता है। अंतराल की गहराई में रहने वाली यह गरिमा यदि गए गुजरे स्तर की हो तो व्यक्ति समर्थ और कुशल होने पर भी चोरी, ठगी, बेईमानी, बदमाशी के अतिरिक्त और कुछ न कर सकेगा। इस निकृष्टता के कारण उसे आए दिन अपने स्थान और मुखौटे बदलने पड़ेंगे। एक दिशा में, एक क्षेत्र में प्रामाणिकता, पारंगतता प्राप्त करने का जो सुयोग मिलना चाहिए, उससे उसे वंचित ही रहना पड़ेगा। गुण, कर्म, स्वभाव की ही मनुष्य के मूल्यांकन का एकमात्र सुनिश्चित आधार है। अंतर्मुखी होने की आवश्यकता। बाहरी जाल जंजाल में तो सभी उलझे रहते हैं, पर ऐसे कोई विरले ही होते हैं जो अंतर्मुखी होने की आवश्यकता अनुभव करते हैं। आत्म समीक्षा में निष्पक्ष न्यायाधीश जैसी तीक्ष्णता बरतते हैं। जो त्रुटियां देख पाते हैं उनके सुधार में समग्र संकल्प शक्ति के साथ संलग्न होते हैं। जिन सत प्रवृत्तियों की कमी है उन्हें महामानवों की जीवनचर्या के साथ तुलना करते हुए समझने का प्रयत्न करते हैं कि किन अवरोधों के कारण व्यक्तित्व का ऐसा विकास ना हो सका जो प्रामाणिक समझा जाता, अभीष्ट सफलताओं का वर्ण करता। जिन सद्गुणों की अपने में कमी दिखती है उनका अभिवर्धन करते रहना ही आवश्यक है, मात्र दुर्गुणों को उखाड़ते रहना ही काफ़ी नहीं है।
खेत को जोतते तो रहा जाए, पर उसमें उपयोगी बीज बोने सींचने का प्रबंध ना किया जाए तो बहुमूल्य धन धान्य से कोठे किस प्रकार भर सकेंगे। आत्मिक प्रगति के लिए यही अवलंबन सर्वश्रेष्ठ है कि अंतर्मुखी होकर आत्मनिरीक्षण की पद्धति को अपनाया और विकसित किया जाए। यह कार्य सरल नहीं, कठिन है, पर अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। अपने रोग के लक्षण तो अनुभूतियों के आधार पर समझ में आते हैं, पर उसका कारण, निदान, उपचार करने के लिए ऐसा परीक्षक चाहिए जो स्थिति की गहराई को समझ सके और उपचार कर सके। आत्मिक प्रगति के संबंध में रोगी को ही निदान, उपचार करना होता है। इसके लिए अंतर्मुखी आत्मनिरीक्षण ही काम आता है। दृढ़ मनोबल के लिए आत्मनिरीक्षण का कार्य इस दृष्टि से करें कि गलत अंदाज लगाने से उठने वाली दुर्भावनाएं हमारे स्वास्थ्य को खराब करेगी। इससे हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाएगी, लोग बुरा कहेंगे और हमने से कोई भी आत्मीयतापूर्ण व्यवहार नहीं करेगा। इस प्रकार सोचने से आपको सही बात का समर्थन करने में विकसित किंचित हिचक व संकोच नहीं होगा। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, शक्ति आएगी, प्रसन्नता होगी और स्वास्थ्य भी स्थिर बना रहेगा। उदात्त दृष्टिकोण के लिए क्षुद्र व्यक्ति मात्र संकीर्ण स्वार्थपरता की बात ही सोचते हैं। पेट प्रजनन की मृग तृष्णा में भटकते रहने के अतिरिक्त उनके श्रम समय का उपयोग किन्हीं उच्च प्रयोजनों के लिए लग ही नहीं पाता। आत्मविकास के संबंध में कहा सुना तो बहुत कुछ जाता है, पर वास्तविकता यह है कि जिसका दृष्टिकोण उदात्त है, जिसे दूसरों का हित भी अपने हित के समान ही महत्वपूर्ण लगता है, जो छोटे परिवार की चिंता में ही निरत न रहकर विशाल मानव परिवार की, विश्व परिवार की बात सोचता है, उसी के संबंध में कहा जा सकता है कि वह दिव्य दृष्टि का अधिकारी बना। विश्व परिवार की अवधारणा वाला व्यक्ति ही संकीर्णता की परिधि से ऊंचा उठकर परमार्थी बन सकता है। जिसने परमार्थ को ही सर्वोत्तम स्वार्थ बना लिया, वस्तुतः वही आत्मवादी है। उसी का आत्मविकास हुआ समझा जाना चाहिए। व्यक्तित्व परिष्कार के लिए बहिर्मुखी दृष्टिकोण से हम प्रकृति के, पदार्थ के अनेक पक्षों को जान सकते हैं। स्कूलों में यह सब पढ़ाया और पुस्तकों में यह सब बताया भी जाता है। पर्यटन एवं संपर्क परामर्श से इस दिशा में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इन दिनों अखबार, रेडियो, टेलीविज़न आदि के सहारे भी सांसारिक गतिविधियों, रीति नीतियों के संबंध में भी बहुत कुछ जाना जा सकता है, किंतु मौलिक प्रश्न निजी व्यक्तित्व के परिष्कार का है। इसके बिना किसी के लिए यह संभव नहीं कि प्रगति के पथ पर द्रुत गति से अग्रसर हो सके और किसी ऊंचे लक्ष्य तक पहुंच सके। चिंतन, चरित्र और व्यवहार ही मनुष्य की चेतन संपदाएं हैं। इन्हीं के सहारे किसी के लिए सर्वतोमुखी प्रगति की दिशा में अग्रसर बने रहना संभव हो सकते हैं। आत्मनिरीक्षण सटीक एवं सर्वाधिक प्रभावशाली। इस प्रयोजन के लिए अंतर्मुखी होने की प्रवृत्ति का पनपना आवश्यक है। बाहर से किसी व्यक्ति, पदार्थ या घटनाक्रम की समीक्षा हो सकती है। उसके गुण दोष का निर्धारण किया जा सकता है। इस संदर्भ में दूसरों की सलाह भी काम दे सकती है, पर अपने आप के संबंध में यह संभव नहीं है, कारण कि दूसरा किसी दूसरे की अंतरंग वस्तु स्थिति को समझ नहीं सकता। बाहरी गतिविधियों का एक अंश ही सामने आता है। सदा किसी के साथ रहना और व्यक्तित्व की समग्र समीक्षा कर सकना संभव नहीं होता, क्योंकि अक्सर लोग अपना बाहरी स्वरूप कुछ दूसरा रखते हैं। भीतर से वे वैसे नहीं होते जैसे कि अपने को प्रकट करते हैं। ऐसी दशा में समीक्षकों को गहराई तक प्रवेश न कर पाने के कारण बहुधा धोखा ही रहता है। जब वास्तविकता का पूरा पता ही नहीं लग पाता तो सही समीक्षा कैसे बन पड़े और सुधार परिष्कार का परामर्श दे सकना कैसे बन पड़े। फिर कोई किसी के परामर्श को किस हद तक स्वीकार कार्यान्वित कर सकता है, इसका निश्चय करना आसान नहीं बन पड़ता। इसके लिए अपनी ही परख और सलाह कारगर हो सकती है। अपने संबंध में अपना निर्णय ही सटीक बैठ सकता है। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि अंतर्निरीक्षण में मन की स्वाध्याय का विषय होता है। मन का एक भाग शेष मन का अध्ययन करता है। उच्च मन निम्न मन की परीक्षा करता है। अंतर्निरीक्षण ही
आत्मबोध है। जैसे आप मजदूर का काम देखते हैं, इसी प्रकार मन का एक अंश शेष मन की क्रियाओं को देखता है। यही आत्मनिरीक्षण ही सही विधि है तथा इसका प्रभाव भी अधिक होता है। आत्मनिरीक्षण कैसे करें? यदि आप अपनी कमियों का सही निवारण चाहते हैं, यदि आप दुष्चिंतन एवं दुर्भावों से बचना चाहते हैं और आत्म परिष्कार के माध्यम से सामाजिक प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, यदि आप दृढ़ मनोबल के द्वारा जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो सोने से पूर्व प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करने की आदत डालिए। सोचिए कि आज आपने क्या बुराई की, कौन कौन से दुष्ट विचार आपके मन क्षेत्र में प्रविष्ट हुए, आज आपसे कौन पाप हुआ, किस किस की निंदा की, किससे ईर्ष्या की, किसकी चुगली खाई, किसका जी दुखाया। अपने प्रत्येक कार्य को याद कीजिए तथा उन पर बार बार विचार कीजिए। जो जो पाप हुए हों उसके लिए हार्दिक पश्चाताप कीजिए तथा भविष्य में कभी न करने का संकल्प लीजिए। प्रतिमास पुनः अपनी परीक्षा करें। देखें आप अपनी विद्या, बुद्धि, योग्यता तथा सामर्थ्यों में कहाँ तक बढ़े हैं। कौन कौन निर्बलताओं ने आपको अस्त व्यस्त किया है, कितना मार्ग और तप करना शेष रह गया है। आपने कहाँ से, किस उद्देश्य से जीवन यात्रा आरंभ की थी, कहाँ तक आप सफलता प्राप्त कर सके। हम यहाँ आत्म परीक्षा के निमित्त कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं। इन सभी प्रश्नों पर मूल्यांकन करना चाहिए। इन प्रश्नों को पृथक एक नोटबुक में लिख लीजिए और प्रत्येक मास की पहली तारीख को सच्चाई के साथ नंबर देने चाहिए। इस प्रकार चलने से वर्ष के उपरांत देखिए कि उन्नति की दौड़ में आप कितने आगे बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न समूह। क्या मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ? क्या मुझे भूख खुलकर लगती है? क्या मुझे शौच कर्म ठीक होता है? क्या मैं नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में शय्या त्याग देता हूँ? क्या मेरे शरीर में स्फूर्ति रहती है? दिन भर में मेरा कितना व्यायाम हो जाता है? मुझे अर्श, शोध, संग्रहणी, ज्वर, खांसी, कानों का रोग इत्यादि में से कोई रोग तो नहीं है? मैंने इस मास कितनी बार स्त्री प्रसंग किया? क्या मुझे स्वप्न दोष होता है? मैं किन किन मादक द्रव्यों को छोड़ सका हूँ? मेरे भोजन में विटामिन, दूध, दही, शहद, फल व तरकारियों की मात्रा कितनी बढ़ रही है? क्या मैं शक्ति संचय के पथ पर हूँ? बुद्धि संबंधी प्रश्न समूह। क्या मैं अपने साथियों की दृष्टि में बुद्धिमान हूँ? क्या मेरे मन में उच्च विचार आते हैं? क्या मैं भूत भविष्य की बातें सोचा करता हूँ? क्या मैं बुरे विचारों को रोकने में समर्थ हूँ? क्या मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ? क्या मुझे प्रलोभन विचलित कर देता है? क्या मैं सदा न्याय का पक्ष लेता हूँ? क्या मैं अपनी उत्तम प्रेरणाओं को जीवन में प्रकट कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी बुद्धि की वृद्धि कर रहा हूँ? इस मास में कैसे कितना ठोस साहित्य पढ़ा तथा नित्य प्रति के जीवन में कितना प्रयोग किया। आध्यात्मिक उन्नति संबंधी प्रश्न समूह। क्या मुझे आत्मा, ईश्वर तथा अपने सामर्थ्यों में विश्वास है? क्या मैं अशांत, विक्षुब्ध तथा चंचल रहता हूँ? क्या मैं अपना अधिकांश समय श्रृंगार, प्रमोद, क्रीड़ा में ही व्यर्थ बर्बाद कर देता हूँ? क्या मैं इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार रखता हूँ? मेरा मन किन किन भावनाओं से भरा रहता है? मैं कितना समय जप, योग, नियम, प्रार्थना, संध्या, पूजन में व्यतीत करता हूँ? क्या मैं अनासक्त होकर संसार के समस्त कार्य करता हूँ? क्या मेरे अंतःकरण में सद्बुद्धि का राज्य है? मैं अपनी आत्मा में कितनी देर लीन हो सकता हूँ? क्या संसार की हलचलें मेरे मन शांत को भंग कर देती हैं? मैं अब कितनी देर चित्त संयम कर लेता हूँ? समाज संबंधी प्रश्न समूह। क्या मैं बिना हिचकिचाहट के समाज के सामने अपने भाव रख लेता हूँ? क्या मेरे रहने का ढंग सही है? वस्त्राभूषण, व्यवहार, आदत की दृष्टि से देखे जाते हैं? क्या मेरा विचार समाज की कुरीतियों, रूढ़ियों, मिथ्यावादों को उखाड़ने का है? क्या मैं अपनी आवश्यकता की वृद्धि कर रहा हूँ? इस बार मैंने कितना धन दान में दिया है? क्या लोग मेरा आदर करते हैं? क्या मुझसे बात करने को उत्सुक रहते हैं? मेरे मित्र कौन कौन हैं? उनके चरित्रों में कौन कौन सी विशेषता है? क्या परदोष दर्शन में विरत रहता हूँ? क्या मैं दूसरों के दृष्टिकोणों को सहानुभूति पूर्वक देखता हूँ? मैं कौन से कार्य समाज सेवा की दृष्टि से कर रहा हूँ? विविध विषयक प्रश्न समूह।
क्या मुझे ईश्वर में अखंड विश्वास है? इस महीने मुझे कौन कौन से विचित्र अनुभव हुए हैं? क्या मैं खरा हूँ, चापलूस हूँ, खुदगर्ज हूँ, व्यभिचार की ओर आकर्षित तो नहीं हो रहा हूँ? क्या मैं अपने जीवन को निरर्थक, अनुचित तथा अनुपयोगी कार्य में व्यय कर रहा हूँ? क्या मेरे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि है? क्या मैं सच्चे हृदय से मंदिर, गिरजे तथा मस्जिद में जाता हूँ? क्या मेरा जीवन प्रेम के सिद्धांत पर अवलंबित है? क्या मैं प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का दर्शन करता हूँ? अभी तक मैंने कौन कौन से अच्छे कार्य किए हैं? क्या किया जाए? याद रखिए, आपसे बड़ा आपके मन का निर्णायक और कोई नहीं है। बस आज से ही उत्तम प्रश्नों को डायरी में लिख लीजिए। प्रतिदिन सोने से पूर्व अपने कमरे में शांत भाव से आज की गई अपनी गलतियों को आत्मावलोकन करें। कल उन्हें पुनः न दोहराने का संकल्प लें। प्रत्येक माह के अंतिम दिन डायरी में लिखे प्रश्नों के समक्ष ईमानदारी और विशुद्ध भावना से स्वमूल्यांकन कीजिए और फिर देखिए प्रत्येक सायंकाल किस किए गए आत्मनिरीक्षण एवं लिए गए संकल्प का कैसा चमत्कारी प्रभाव होता है। किसी दिन आवेश में आकर उन्नति के लिए एकदम प्रयत्न करने के लिए कमर कसकर जुट जाना बहुत आसान है, परंतु नित्य अबाध गति से धीरे धीरे बढ़ते जाना आत्मनिरीक्षण के लिए ही संभव है। धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।